कोंकण, खूबसूरत घाटियाँ, समुंदर के साफ किनारे, शांत किनारे, ऐसी कई ज़्यादा खूबसूरत जगहों के लिए और वेकेशंस के लिए, टूरिस्ट्स के लिए कोंकण ये जगह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इतने ज़्यादा सैलानी हर साल घूमने आते हैं और अपना दिमाग फ्रेश करके जाते हैं कि पूछो मत। पर क्या कोंकण सिर्फ इन्हीं खूबसूरत वादियों के लिए और समुंदर के लिए ही जाना जाता है? वहाँ के जंगल, वहाँ की पुरानी कहानियाँ, वहाँ के अंधविश्वासों के पीछे कुछ ऐसी छोटी छोटी सच्चाइयाँ जो आपको पूरी की पूरी रात सोने नहीं देगी। आज की कहानी कोंकण से जुड़ी हुई है। आज की कहानी एक ऐसे श्रापित गांव की कहानी है जहां पर एक ऐसी दमयंती यानी कि एक ऐसी अर्बन लेजेंड रहती है जिसने पूरे के पूरे गांव को दुखी कर रखा है। तो दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय, आपके अपने चैनल हॉरर वाला से, और आज मैं आपको सुनाऊंगा कोंकण की एक भूतहा कहानी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोंकण में जंगलों से घिरा हुआ एक गांव है जिसका नाम है करनाला। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक श्राप है, चंद्रिका, एक ऐसी आत्मा जो आधी औरत और आधी शैतान है। चांदनी रात में जंगल के बाहर कुछ ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और उस जंगल में जो भी जाता है वो कभी भी जिंदा लौटकर नहीं आता। पर ये चंद्रिका है कौन, ये आई कहाँ से, और ये पूरा का पूरा करनाला गांव श्रापित हुआ कैसे, इस पर नजर डालते हैं। 1850 के दशक में करनाला में एक मंदिर था। वहाँ के पंडित धर्मराम और उनकी एक बेटी चंद्रिका, ये दोनों इस पंडित के पास एक कुटिया में रहते थे। उसकी वाइफ यानी कि उसकी औरत जिंदा नहीं थी, वो उनका देहांत हो चुका था। अब पंडित धर्मराम एक काफ़ी ज़्यादा मर्यादापूर्वक और काफ़ी ज़्यादा सुशील और शांत किस्म के इंसान थे। उनका अक्सर पूरा दिन मंदिर के कामों में और भक्ति भाव में ही गुजर जाया करता था। पूरे गांव वाले उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा मान देते थे। काफ़ी रिश्तेदार उनके वहाँ के और पूरे गांव वाले उनके आके पैर छूते और उनका ख्याल रखते, क्योंकि उनके घर में स्त्री नहीं थी, उनके घर में उनकी वाइफ नहीं थी, तो उनको खाना दे जाया करते और चंद्रिका को भी काफ़ी लाड़ प्यार से रखते। अब धीरे धीरे चंद्रिका की उम्र बड़ी होती जा रही थी। चंद्रिका जब 16 साल की हुई तो वो एक काफ़ी चंचल और खुशहाल और हंसमुख स्वभाव की लड़की बन चुकी थी। उसे अपने आस पड़ोस में खेल खेलना और वहाँ पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी, काफ़ी ज़्यादा स्वभावशाली भी थी। वो जिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती वहाँ से जीते बिना वापस नहीं आती। पंडित धर्मराम को उन पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ करता था। चंद्रिका के इस स्वभाव की चर्चा पूरे के पूरे करनाला गांव में हुआ करती थी। पर दोस्तों, करनाला गांव के किनारे के पास, यानी कि करनाला गांव जहां ख़त्म होता है, उसके बॉर्डर के पास, उसके जंगलों के पास कुछ ठाकुर नाम के एक पूरे के पूरे कल्ट की, एक पूरे के पूरे छोटे से समाज की बस्तियां हुआ करती थी और ये लोग कुछ काले धंधे करते थे। ये पूरे के पूरे ठाकुर कल्ट के लोग वहाँ पर मर्डर्स और रेप और दूसरी अन्य यानी कि ड्रग्स रिलेटेड चीज़ों को अंजाम देते थे और ये पूरा का पूरा करनाला गांव जानता था। इसीलिए उस पार, जंगल के उस पार और उस क्षेत्र में करनाला गांव के सिटीजन्स जाना पसंद नहीं करते थे।
दोस्तों एक दिन खेल खेल में चंद्रिका और उसके दोस्त एक शर्त लगाते हैं कि जंगल में कौन ज़्यादा देर अकेला रुक सकता है, क्योंकि वो एक खतरनाक जगह है। खेल खेल में यही बच्चे 15 16 17 साल के जितने भी थे, ये लोग जंगल पहुंच जाते हैं। अब जंगल पहुंच तो जाते हैं, पर इन्हें ये बहुत ज़्यादा आभास नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ जंगली जानवरों का ही खतरा नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक वहाँ के इंसान हैं। जैसे ही वे जंगल में कुछ देर बिताते हैं तो उनका सामना वहाँ के ठाकुर लोगों से होता है, और वो लोग उन बच्चों पर अगवा करने का हमला कर देते हैं। वहाँ पर से बहुत सारे बच्चे भाग निकलते हैं और इन ठाकुरों की नज़र पड़ जाती है चंद्रिका पर। चंद्रिका जो कि अब 16-17 साल की हो चुकी थी और जवान हो चुकी थी, ये देखकर ठाकुर जो वहाँ पर लोग थे उनको कुछ गलत ख्याल मन में आ चुके थे। चंद्रिका को उन लोगों ने अगवा किया और चंद्रिका का उन लोगों ने बारी बारी से पूरे 7 दिन तक बलात्कार किया। उसे अगवा करके रखा, उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और अधमरी हालत में हो गई, उन लोगों ने उसकी जान ले ली और उसको वहीं पर किसी पेड़ों में बिना किसी अंतिम संस्कार के गाड़ दिया। दोस्तों यहाँ से शुरू होती है चंद्रिका के एक ब्रह्म राक्षस बनने की कथा। जैसे ही पंडित धर्मराम को ये बात पता चली, उनको पूरा का पूरा गुस्सा, जिन्होंने उन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दोस्तों पंडित धर्मराम उन ठाकुरों की बस्ती में गए और उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाकर अपने हाथ को उठाकर उन ठाकुरों की बस्ती को और उस पूरे के पूरे भयावह जंगल को ये श्राप दिया कि मेरी बेटी चंद्रिका एक ब्रह्म राक्षस के रूप में वापस आएगी और तुम जिन्होंने उसके साथ ये घटना की है उसका बदला लेगी और तुमको खून के आंसू रुलाएगी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद से चंद्रिका की आत्मा, जिसका बिना अंतिम संस्कार किए गए ही उसे गाड़ दिया गया था, और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा कई गुना भयावह रूप में, कई ज़्यादा डर वाले और दर्दनाक रूप में वापस आई, ना कि एक नॉर्मल आत्मा या भूत बनकर, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस बनकर। चंद्रिका अब एक ब्रह्म राक्षस के रूप में उस जंगल में रातों को लाल साड़ी पहनकर घूमा करती। उसने धीरे धीरे उस वक्त एक एक ठाकुर को खून के आंसू रुलाया और उनको इतनी दर्दनाक मौत दी कि वो पूरी की पूरी बस्ती चंद्रिका के नाम भर से कांपती थी। देखते ही देखते वो बस्ती तो वहाँ नहीं रही, पर उस चंद्रिका का नाम और वो ठाकुर समाज के लोगों की लाशें और उनके किस्से वहीं रह गए। दोस्तों हमारी आज की जो कहानी है वो प्रेजेंट डे में टेक प्लेस करती है 2015 में। राघव नाम का एक लड़का जो कि एक फिल्म मेकर था, इसको पैरानॉर्मल गतिविधियों पे और अर्बन लेजेंड्स पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसने सोचा कि अब ये अपनी टीम के साथ इस करनाला गांव में कोंकण में चंद्रिका नामक अर्बन लेजेंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूरे के पूरे कोंकण में फेमस है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा और वो सच्चाई की खोज करेगा कि क्या ये सच है या फिर एक अफवाह है जो कि वहाँ के गांव वालों ने फैलाई हुई है। उसके साथ थी उसकी असिस्टेंट मीरा। मीरा राघव की असिस्टेंट थी और उसे भी सच्चाई जानने का, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का, और ये जो पैरानॉर्मल और रैशनल यानी कि रियलिस्टिक चीज़ों में कितना फ़र्क है, कितनी ज़्यादा मात्रा में इन दोनों को
अलग अलग देखा जा सकता है, इन चीज़ों पर उसको सोचना और बात करना और उसको प्रस्तुत करना बहुत पसंद था। दोस्तों, इनके साथ इसकी और एक दोस्त थी जिसका नाम था प्रिया। ये फिल्म मेकर नहीं थी, पर ये एक व्लॉगर थी। इसे व्लॉग्स बनाना, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट करना, उसको बाहर दिखाना, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो प्रिया अपने हैंडी कैम से व्लॉगिंग किया करती। अब ये तीनों, राघव, मीरा और प्रिया, ये तीनों के तीनों कोंकण पहुंच जाते हैं। प्रिया के तो कुछ रिश्तेदार कोंकण में रहते थे, इसीलिए ये तीनों के तीनों प्रिया के रिश्तेदारों के घर पर ही रुकते हैं जब तक इनकी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च ख़त्म नहीं हो जाती। उनके रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद ये लोग रात को 11 बजे के बाद जंगल में जाते हैं अपने इक्विपमेंट्स और कैमरा सेटअप लेकर, ताकि ये लोग कुछ खोज पाएँ और ऐसा कुछ ये लोग वहाँ पर ढूंढ पाएँ जो कि चंद्रिका से रिलेटेड हो। अब जैसे ही ये लोग रात को जंगल में चले जाते हैं, पूरे के पूरे जंगल में शांत सन्नाटा छाया हुआ होता है, जैसे कि ये जंगल उनको ये बता रहा हो कि यहाँ से वापस लौट जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं। पर ये संदेश उन्होंने नहीं लिया। वो अपने फिल्म मेकिंग और अपनी डॉक्यूमेंट्री पर फोकस करते हुए वहीं पर बने रहे और खोजते रहे कि कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे चंद्रिका इस जंगल में रहती है और इस जंगल को हॉन्ट करती है, उसका सच क्या है, ये चीज़ें साबित हो जाए। पर उनको पहली रात तो कुछ भी नहीं मिलता और उनकी पूरी रात वेस्ट हो जाती है। पूरी रात वे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई भयावह चीज़ होगी, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब सुबह वे प्रिया के रिश्तेदारों के घर लौटते हैं तो वहाँ पर उनको सुरेश नाम का एक आदमी मिलता है जो कि वहीं पर रहता था। सुरेश उन्हें बताता है कि वो यहाँ का एक लोकल गाइड है। जब राघव उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, अपनी डॉक्यूमेंट्री जो कि चंद्रिका पर बेस्ड है उसके बारे में बताता है, तो सुरेश ये बताता है कि उसने चंद्रिका को देखा है। उसे पता है कि चंद्रिका की लाश कहाँ पर गाड़ी गई थी और उस ही एरिया, जंगल के उस ही एरिया के आसपास चंद्रिका आज भी भटकती है। राघव ने उसे रिक्वेस्ट किया कि सुरेश उनको वहाँ पर ले जाए, बट सुरेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने चंद्रिका को पहले एक बार देखा था। अब राघव के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर सुरेश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा, पर मैं बिल्कुल भी वहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर वापस चला जाऊँगा। राघव कहता है कि हाँ ठीक है, चलेगा, बस तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अब इस रात राघव, मीरा और प्रिया, उनके साथ सुरेश, ये सब के सब वहाँ पर अब फिर से अपने इक्विपमेंट्स और कैमरा सब लेके चले जाते हैं। अब सुरेश उनको जंगल के उस कोने में लेके जाता है जो कि गाँव वालों को तक पता नहीं होता। वो कोना इतना ज़्यादा शांत होता है और इतना ज़्यादा मिस्टीरियस होता है जैसे कि कोई अलग ही दुनिया में कदम रख दिया हो, जैसे कि कुछ बोल रहा हो और कुछ कह रहा हो, पर सन्नाटा सुनना ये सबके बस की बात नहीं होती। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं रात के समय, सुरेश कहता है कि मैंने तुमको यहाँ तक लाने का काम कर दिया, अब इससे आगे मैं यहाँ से नहीं आ सकता, अब तुम चले जाओ और अब मैं अपने घर जाऊँगा। तो राघव कहता है कि ठीक है, चलेगा, तुम चले जाओ। राघव कैमरा सेटअप करता है और वहाँ पर इंतज़ार करता है, खोज पड़ताल करना शुरू करता है कि उसे कुछ मिले, कुछ मिले। पर दिलचस्पी की बात ये थी कि दूसरे दिन भी राघव के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जैसे ही सुबह होती है, राघव फिर से प्रिया के घर, मतलब प्रिया के रिश्तेदारों के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक जंगल के अंदर पेड़ के पास गांव वालों की भीड़ लगी हुई है और उन्हें वहाँ पर एक दो पुलिस की वर्दियाँ भी नज़र आ रही हैं। जैसे ही वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाके देखता है कि ये भीड़ किस चीज़ के लिए जमा हुई है, तो उसको ये पता चलता है कि वहाँ पर सुरेश की लाश पड़ी हुई है।
दोस्तों, सुरेश की लाश कोई ऐसी वैसी लाश नहीं थी। उसे किसी जानवर ने या किसी इंसान ने नहीं मारा था। सुरेश की लाश पूरी की पूरी खून से भरी हुई थी। उसका गला जैसे कि नोकीले पंजों से नोचा गया हो, और ये बिल्कुल किसी जानवर का काम नहीं था। सुरेश की आंखें खुली हुई थी और उसका मुंह भी खुला हुआ था, जैसे कि उसने कोई भयानक सी चीज़ या फिर भयानक मंजर देख लिया हो डर के मारे। ये देखकर राघव को लगता है कि अब कुछ तो सीरियस होने वाला है, और उसे उसका पागलपन ये कहता है कि अब आज रात तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अब राघव तीसरी रात उसके रिश्तेदारों के और गांव वालों के कड़े स्ट्रिक्टली मना किए जाने पर फिर से जंगल में उस ही कोने में पहुंच जाता है। जैसे ही राघव उस कोने में पहुंच जाता है और अपने कैमरास को रोज़ की तरह सेटअप करता है, तो वो ये पाता है कि उसके कैमरास ख़राब हो चुके हैं, यानी कि उसके कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी टीम से बोलता है, मीरा से, कि कल तो हमने कैमरा में जो फुटेज रिकॉर्ड की वो तो अच्छे से प्ले हो रही थी और सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था, पर आज इन कैमरास को क्या हो गया? पर किसी के भी कैमरा अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही रात होती है तो राघव मीरा को और प्रिया को ये कहता है कि अब हम मेन कैमरा से कुछ शूट नहीं कर सकते, पर हम हमारे फ़ोन के या हैंडी कैम से शूट करते हैं। और सबसे बेस्ट आइडिया है, अगर हमको चंद्रिका को देखना है तो हम तीनों को अलग होना पड़ेगा। काश राघव ये आइडिया को ना अपनाता तो आज बहुत कुछ अलग होता, पर मीरा उसके असिस्टेंट होने के कारण और प्रिया को भी ब्लॉगिंग की दिलचस्पी होने के कारण उसने ये चीज़ को मान लिया। अब तीनों के तीनों जंगल में तीनों दिशाओं में अलग हो गए थे। राघव एक तरफ अपने फ़ोन के कैमरा से कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका पुकारे जा रहा था, ताकि वो चंद्रिका को वहाँ पर बुला सके और उसका सच जान सके। मीरा एक तरफ राघव की ही तरह अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो थोड़ी डरी हुई थी, पर फिर भी उसे सच तो जानना ही था। प्रिया अपने हैंडी कैम से व्लॉगिंग कर रही थी और वो बातें कर रही थी जैसे कि एक व्लॉगर करता है कि देखिए दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पर कुंभकर्ण के करनाला शहर के जंगलों में, और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं एक भयावह ब्रह्म राक्षस आत्मा को जिसका नाम है चंद्रिका। क्या हम इसे ढूंढ पाएंगे या नहीं, देखेंगे आज के व्लॉगिंग एपिसोड में, और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं प्रिया व्लॉगिंग। जब वो ऐसी व्लॉगिंग कर ही रही थी, चल ही रही थी, उसे बहुत दूर एक घने कोहरे के अंदर एक औरत दिखाई पड़ती है जिसने लाल साड़ी पहनी थी। प्रिया को लगता है कि शायद ये चंद्रिका हो भी सकती है, पर कोई और औरत भी हो सकती है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो औरत उसे हाथ के इशारे से वहाँ बुला रही थी। प्रिया ने बहुत दिलचस्पी से इसको अपने ब्लॉगिंग के कैमरा में रिकॉर्ड किया ताकि वो इससे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन और व्यूज़ गेन कर पाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ तो रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे उसने वो रिकॉर्ड किया और वो उसके तरफ बढ़ने लगी, तो उसने देखा कि वो औरत की पूरी स्किन, जो उसका पूरा का पूरा फेस है, वो सफ़ेद है। उसकी आंखों से हल्का हल्का खून आ रहा है, और जैसे ही वो उसके एकदम नज़दीक गई, वो औरत ज़ोर से चिल्लाई, ज़ोर से चीखी। और अब प्रिया बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। प्रिया के हाथ से कैमरा गिर गया और अगली ही पल राघव ने और मीरा ने प्रिया की ज़ोरों से चीख सुनी। जैसे ही वो भागते भागते प्रिया को ढूंढने निकले और उन्होंने प्रिया को पाया, तो प्रिया की लाश वहाँ पर नीचे पड़ी हुई थी। अब प्रिया की लाश पर कोई भी घाव नहीं था, जैसे कि सुरेश की लाश पर था। प्रिया की मौत दिल के रुकने से, यानी कि दिल के दौरे से हुई थी। उसने इतना कुछ डरावना देख लिया था
जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया। राघव ने सोचा कि अब ये चीज़ एक झूठ के दायरे में नहीं आती और चंद्रिका सचमुच यहाँ पर है। वो चंद्रिका को बुलाना तो चाहता था, पर उसे बहुत ज़्यादा दुख था प्रिया और सुरेश की मौत का। जैसे ही उसने मीरा से पूछा कि अब वो क्या करें इसके आगे, तो मीरा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और वापस चलते हैं, हम और मौत अफोर्ड नहीं कर सकते। राघव ने कहा कि ठीक है, हम वापस जाएंगे। जैसे ही वो अपने गांव की तरफ वापस जाने लगे, उन दोनों ने देखा कि चंद्रिका वहाँ पर जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई है और उनका इंतज़ार कर रही है। चंद्रिका का वो रूप जो कि प्रिया ने देखा था, इतना भयावह, चीखते चिल्लाते हुए, ये अब राघव और मीरा भी विटनेस कर रहे थे। चंद्रिका ने मीरा पर हमला कर दिया। राघव वहाँ से भाग पड़ा और मीरा भी किसी तरह जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ के गांव के मंदिर में पहुँचते हैं, तो राघव मीरा से ये कहता है कि हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं, मंदिर के अंदर आत्माएं एंटर नहीं कर सकती। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि चंद्रिका मंदिर के बाहर खड़ी है। राघव मीरा को कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये आत्माएं अंदर नहीं आ सकती। पर अगले ही पल जो हुआ, उसने राघव और मीरा दोनों के होश उड़ा दिए। चंद्रिका एक एक कदम लेते हुए उनके पास आ रही थी। राघव को ये लगा कि वो मंदिर की सीढ़ियों से आगे नहीं आ पाएगी, पर उसने देखा कि चंद्रिका के खूनी पैर मंदिर की एक एक सफ़ेद सीढ़ी को खून से रंगते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक एक कदम आगे बढ़कर मंदिर के अंदर आ रही थी और देखते ही देखते वो मंदिर के अंदर आ गई। अब दोस्तों, मेरे अनुमान के हिसाब से, मतलब मृत्युंजय की अकल के हिसाब से, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक पंडित की बेटी थी और वो एक ब्रह्म राक्षस थी, वो खुद आदि पंडिताइन थी, और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो उनको मंदिर की कोई बोध बाधा नहीं रोक सकती, क्योंकि वो एक ब्राह्मण ही थे, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक मंदिर की सेवा में ही बिता रहे थे। तो जैसे बाकी आत्माएं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, ब्रह्म राक्षस पर यह रूल लागू नहीं होता। देखते ही देखते चंद्रिका मंदिर के अंदर आ गई और उसने मीरा का गला पकड़ लिया। जैसे ही उसने मीरा का गला पकड़ा, उसने मीरा को हवा में 2 फुट ऊपर उठा दिया। मीरा अपनी जान के लिए जद्दोजहद कर रही थी, मौत के मुंह में जाने ही वाली थी। जैसे ही राघव ने ये देखा, राघव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वहाँ की कुल देवी की आराधना करनी शुरू कर दी, जिनका नाम है श्री नवदुर्गा। जैसे ही उसने श्री नवदुर्गा की आराधना की और उनसे मदद की गुहार लगाई कि हमें बचाइए, तो चंद्रिका को थोड़ा परेशानी होने लगी। उसने अपना हाथ छोड़ा और मीरा नीचे गिर गई। देखते ही देखते चंद्रिका वहाँ से धीरे 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 चली गई और देखते ही देखते वो हवा में गायब सी हो गई। अब राघव के मन में कोई भी शंका नहीं थी कि चंद्रिका एक मिथ है या वो रियल है। दूसरे दिन उनकी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी थी। प्रिया के फ़ोन में, प्रिया के हैंडीकैम में जो चीज़ रिकॉर्ड हुई, वो चीज़ उनकी डॉक्यूमेंट्री को साबित करने के लिए काफ़ी थी। पर राघव इतना ज़्यादा दुखी था अपनी दोस्त प्रिया की और इवन सुरेश की मौत से कि उसने उस डॉक्यूमेंट्री को ड्रॉप करने का प्लान कर लिया और वो डॉक्यूमेंट्री आज तक कभी भी रिलीज़ नहीं हुई। कोंकण का जंगल, करनाला का वो जंगल, ऐसा कहा जाता है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। और लोग कहते हैं कि चांदनी रात में या एक सन्नाटे की रात में आज भी चंद्रिका को वहाँ देखे जाने के किस्से काफ़ी आम हैं। दोस्तों, मुझे ये बताइए कि क्या आप कभी ऐसे किसी जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे जहाँ पर चंद्रिका या उस किस्म का साया मौजूद हो? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक
कहानी या अंधविश्वास है जो वहाँ के लोगों ने फैलाया है, या फिर चंद्रिका सच में है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं हूँ मृत्युंजय, आपके अपने चैनल से हॉरर वाला। मेरे चैनल पर और भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा